हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीपीओ एसआई की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। सीपीओ का मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम पैरामिलिट्री भी कहते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस भी आती है इसमें। दिल्ली पुलिस क्यों आती है? क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी की पुलिस है, पहली बात तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। समझ गए आप इस चीज को? दिल्ली पुलिस एकमात्र ऐसी पुलिस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, नहीं तो पुलिस हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की होती है अपनी। ओके, दिल्ली पुलिस और यहाँ पे आपको 5 और पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलेंगी, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी। ओके, और जैसे आपको यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो देखने को मिलेगी। मैं खुद का भी अपना एक्सपीरियंस आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। मैं तो 13 और 14 दोनों मैंने दिया था। ठीक है, वैसे 3 दिए थे। पहले में प्री क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है, दूसरे वाले में मेंस क्लियर नहीं हुआ, तीसरे वाले में भी फाइनल मेरिट नहीं हुआ था। तो ये चीजें हैं तीनों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं होने का इसके पीछे रीजन है कि आप में कुछ कमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद सीजीएल की तैयारी में लग गए थे, यूपीएससी की तैयारी में लग गए थे, तो वो अलग चीजें हैं। तब फिर उससे मन हट गया था, क्योंकि इसमें फिर 25 साल तक भी होता है, तो वो भी चीजें हैं। ओके, अब यहाँ पे ना बहुत चीजें आप यहाँ पे सीखोगे भी, समझोगे कि जब मैं एग्जाम देता था उस टाइम के 13-14 की मैं बताता हूँ, तो उस टाइम क्या होता था कि पहले आपका प्री होता था सेम पैटर्न। आज जो 2013 का है सेम आज 2023 में भी वही, 10 साल बाद भी मैं आज पैटर्न देख रहा हूँ ना एग्जाम का, सेम वही है। नेगेटिव मार्किंग वहां पे 1/4 थी, अभी 1/3 है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पे पेपर 2 पहले होता था, उसके बाद फिजिकल होता था, और जो फिजिकल पास होता था उसका पेपर 2 तब चेक होता था। लेकिन अभी क्या है, फिजिकल पहले होता है, फिर आपका पेपर 2 बाद में होता है। जो फिजिकल पास होगा वो पेपर 2 देगा। फिजिकल की पहले भी कोई मार्क्स नहीं थे, अभी भी कोई मार्क्स नहीं है। 3 चांस में पहले भी था इसका, जैसे आपका लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप। हाई जंप में बहुत बच्चे फेल होते हैं, मैंने खुद फेल होते हुए देखा है बहुत से बच्चों को। मैक्सिमम लोग तैयारी करते थे, हमने खुद तैयारी करी है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर। फौज में 6 मिनट का टाइम है, समझ लो आप। 6 मिनट का भी नहीं है, खैर वहां तो शुरू के 20-50 को ले लेंगे वो लोग, लेकिन फिर भी 6 मिनट ऐसा बोलते हैं कि 6 मिनट का टाइम होता है फौज में। तो सोचो 6.5 मिनट, 6.5 मिनट में 1600 मीटर इजी नहीं होती। जिसने दिया होगा उसको पता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। 6.5 मिनट हर किसी का हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, ये भी ये ध्यान रखना। इसका फिजिकल हो जाए हर किसी से, ये भी एक टफ है। मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि चलो क्या है, पेपर ही तो देना है, फिजिकल तो हम कर लेंगे। फिजिकल भी इसका टफ होता है। मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पे। एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका सीपीओ से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एज रिलैक्सेशन, गुरखा कम्युनिटी से कौन है? मैं खुद गुरखा कम्युनिटी से हूँ। ठीक है, तो हाइट का, हालांकि मैंने तो नहीं लिया, लेकिन हाइट का रिलैक्सेशन कैसे मिलता है, क्या चाहिए, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि भाई इस बार का जो फॉर्म है वो किस किस प्रकार से है। तो देखो 22 जुलाई से भाई, 22 जुलाई से यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ओके, तो 22 जुलाई से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लास्ट डेट क्या है? 15 अगस्त। ओके, 15 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। अगर आपने कोई गलती कर दी है, सबसे अच्छी बात, तो 16 से 17 अगस्त के बीच में आप उसे ठीक कर सकते हो। पहली बारी में 200 रुपए, दूसरी बारी में दोबारा से, पहली बार में दोबारा गलत भरा, फिर दोबारा ठीक करना है तो दूसरी बारी में 500 रुपए भी है, ये भी याद रखना। और अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, ट्रेनिंग के बाद वाली भी। यहाँ पे देखो लेवल 6 की सैलरी है सब इंस्पेक्टर की, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, चाहे वो यहाँ पर आपका मेल हो। अब यहाँ पे याद रखना कि जो सब इंस्पेक्टर होता है ना, एग्जीक्यूटिव, ये बी में आता है। ठीक है, ग्रुप बी सर्विसेज में आता है, किसमें? ग्रुप सी में आता है पर्टिकुलरली यहाँ पे, और सीएपीएफ में। हाँ, मतलब कि जो सीएपीएफ होती है ना, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो कि पैरामिलिट्री होती है, उसमें ग्रुप बी में आता है, और दिल्ली पुलिस में ग्रुप सी में आता है। ठीक है, जैसे एक ग्रुप एबीसीडी होते हैं ना, तो ये दिख रहा है आपको, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस। यहाँ पे आपको ग्रुप सी मिल जाएगा, और यहाँ पर ये ग्रुप बी में होता है। ग्रुप बी मतलब ए बी सी, आप समझ सकते हो, एक ए में ऑफिसर्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखो। अब जब आपकी पहली सैलरी आएगी ना, तो पहली सैलरी जब आप उठाओगे तो आप ट्रेनिंग के टाइम पे तो उठा लोगे 46,500 समथिंग। ये आपका ट्रेनिंग के टाइम पे पूरा मिलेगा तो नहीं, खैर 20-22 हजार समथिंग आपको मिलते हैं, बाकी आपका जाता है। ओके, अब जब आप पहली बार पहली पोस्टिंग जाओगे, तब आपका एचआरए डीए सब जुड़ के आता है अच्छे से, तब आपको यहाँ पे 52,000 समथिंग, 52,560 समथिंग आपको देखने को मिल जाएगी आपकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी। अब मैं यहाँ पे मैंने आपका एचआरए जो है वो 9% ही
करा है। अगर आपकी जो सिटी है, जैसे आपका पोस्टिंग सीआरपीएफ में दंतेवाड़ा में हो गई, तो भाई वहां पे जो सीआई एरिया है उसका अलाउंस अलग है, उस पर डीए अलग है। अब ये मत बोलना कि सर 52,000 मेरी तो 7,000 आती है। 7,000 आती है ना, अब मैं पूरा क्राइटेरिया लेके समझाऊंगा ना, अगर आपको एचआर है 9%, 18% और 28% का, तो आप समझ नहीं पाओगे, 27% का सॉरी, ठीक है, तो समझ नहीं पाओगे पूरा का पूरा। उस पर डीए लगेगा। डीए किस पे लगता है? बेसिक पे लगता है। तो ये सब चीजें मैं आपको एक मोटा मोटा यहाँ पे आइडिया बता रहा हूँ। 52,000 से ज्यादा ही मिलेगी सैलरी अगर आपकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में है, चलेगी पहली पोस्टिंग। मैक्सिमम सीआरपीएफ में जाओगे तो आपको छत्तीसगढ़ झारखंड वाले रीजन में ही, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ही देखने को मिलेगी ड्यूटी, ओके, मैक्सिमम। तो ये है। अब मैं एक अपने भैया है, अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने वो एसआई सीपीओ एसआई छोड़ दिया, लेकिन एक भैया है जो अभी आईटीबीपी में इंस्पेक्टर है, 2013 के भर्ती हैं, ओके, हमारे साथ तैयारी करते थे वो, लेकिन वो मेरे से काफी सीनियर थे, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तीसरी बारी में सिलेक्शन हुआ था, एससी कैटेगरी से थे। दूसरे एक भैया थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, ट्रेनिंग हो गई थी, उसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई कहाँ पर? उनकी पोस्टिंग होती है यहाँ पे दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में एक आपने केस सुना होगा जहां पर एक गाड़ी को उन्होंने आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया था, ठीक है। उस गाड़ी में पर्टिकुलरली क्या हुआ था कि इनका ड्राइवर जो था वो, तो ये ऐसा ही थे, तो 5 लोग इनके पीछे बैठे हुए थे, एक ड्राइवर था और एक ये खुद थे। तो इसमें क्या होता है, कंपनी कमांडर होते हैं ये लोग। जैसे आपका ये है ना, जैसे आपका एसी होता है, असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि यूपीएससी से जाता है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे ये एज अ प्लाटून कमांडर काम करते हैं, वो एज अ कंपनी कमांडर काम करते हैं। तो ये प्लाटून कमांडर होते हैं जो ऐसा ही, ये प्लाटून अपनी प्लाटून लेके चलते हैं 100-150 की, वो लेके चलते हैं 400-500 की नफरी, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया था, ये बच जाते हैं बड़ी मुश्किल से, इनके हाथ में चोट आती है, इनका ड्राइवर और 3 लोग मर जाते हैं। तो ये सब देखा था उन्होंने, उसका वो जॉब छोड़ के आ गए थे, उनके पापा की स्वीट शॉप की दुकान थी। तो ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये ऐसा भी होता है और ऐसा भी, मैं आपको नेगेटिविटी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजों के लिए आपने तैयार रहना है। अब किसी के साथ भी हो सकता है ना, मैं मान लो मैं सीआरपीएफ में नहीं हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। वो तो बना रखा है लोगों ने कि यार यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, सबके साथ हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जॉब करने के लिए आप गए हो वहां पे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हर जगह है। आप चाहे किसी में भी जाओ, चाहे आप सिविल जॉब करो, चाहे आप कहीं भी जॉब करो, आपको खतरा हर जगह है, ओके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देखो भाई, दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी है? टोटल 109 वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है भाई? ये आपकी किसकी वैकेंसी है? मेल की। फीमेल की वैकेंसी कितनी है? टोटल 53 वैकेंसी। यूआर की 24 है ऐसे। अब दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा मेरिट जो जाती है सीपीओ एसआई में, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको दिल्ली पुलिस की ही देखने को मिलेगी, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे आपका 200 नंबर का प्री होता है और 200 नंबर का मेंस होता है, तो 400 में से कम भाई 320 310, ओके। तो ये तो आपको दिल्ली पुलिस की देखने को मिलेगी। बहुत हाई, मतलब हाई मेरिट जाती है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा बच्चे मेहनत करते हैं, ओके। तो ये दिख रहा है आपको 109, ओके। तो टोटल 109 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिपार्टमेंटल। जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, चाहे वो कांस्टेबल क्यों ना हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल क्यों ना हो, चाहे वो एएसआई क्यों ना हो, वो प्रमोशन के लिए बाहर से पेपर दे सकता है, ये वाला पेपर। 3 साल की जॉब उसकी हो जानी चाहिए, ठीक है। और 30 साल से 35 साल की, मतलब 30 साल तक उसकी उम्र होनी चाहिए। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आगे आगे बताऊंगा। ये दिख रहा है आपको एक्स सर्विसमैन, ये स्पेशल कैटेगरी कौन से वाले हैं? ये है एनएसजी पैरा कमांडोज, और ये आपका एक्स सर्विसमैन ईएसएम, ये आपका एक्स सर्विसमैन वाले हैं। 3 4 7 वैकेंसी टोटल। तो ये समझ सकते हो आप, एससी एसटी की ये वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको फीमेल का आपका ये है। दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ। अब ये है आपका सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ओके। तो अब इनका थोड़ा बहुत मैं आपको काम बता देता हूँ ताकि पता रहे क्या होता है। बीएसएफ का काम है कि इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। सीआईएसएफ का काम है भारत के जो पीएसयूज हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सीआरपीएफ का काम है जो माओइस्ट है उससे लड़ना, जो इंटरनल वायलेंस होता है उनको चेक करना, उनको वहां पे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सीआरपीएफ का मेन काम है। आईटीबीपी का मेन काम है इंडो और चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। एसएसबी का काम है इंडिया और भूटान का, इंडिया और नेपाल दोनों के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। ये आपके, मैंने आपको यहाँ पे काम बता दिए, ओके। अब इनकी चुनाव ड्यूटी भी लगती है। सीएसएफ वालों की बहुत कम लगती है, बीएसएफ की लगती है, सीआरपीएफ की लगती है, आईटीबीपी की लगती है। चुनाव ड्यूटी बोलते हैं इनको, चुनाव में जाते हैं ये लोग, ओके। तो यहाँ पे देखो टोटल कितनी वैकेंसी भाई, 1714 वैकेंसी यहाँ पे बोली जा रही है। 1714 वैकेंसी। सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ की ही होती है हमेशा। इस बार भी सीआरपीएफ की ही है, 319 वैकेंसी। फीमेल की 12 इसमें, और सीआईएसएफ की 231, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको। पहले तो जब हम देते थे एग्जाम तो सीआईएसएफ में एएसआई आती थी वैकेंसी,
ASI होता था इसमें, SI डायरेक्ट नहीं आता था, ASI आता था। अभी तो यहाँ पे SI है डायरेक्ट, आप देख सकते हो, ठीक है। पहले तो ASI इन CSR था, बाकी सब में SI था, उसमें ASI था। ओके, दिल्ली पुलिस में भी SI था, अभी इस बार नहीं है। एज लिमिट क्या है आपकी, 1 अगस्त 2023 को कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे कितना बोल रहा है, 20 से 25 वर्ष। समझ में आ गया आपको कि भाई जो आपका जन्म है वो 2 अगस्त 1998 और 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए। 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच में अगर आपका जन्म है, चाहे आपका जन्म यहाँ पे 31 जुलाई 2003 को क्यों ना हो, आप फॉर्म भर सकते हो। चाहे आपका जन्म 3 जुलाई 1998 को ही क्यों ना हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। समझ में आ गया इतना? ओके, अब देख लो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की उनकी सर्विस के हिसाब से है, और ये आपका दिल्ली पुलिस वालों के लिए है। दिल्ली पुलिस में विडो डाइवोर्स वुमेन, ठीक है, जो अपने पति से अलग हो चुकी है, उनके लिए 35 वर्ष तक है। विडो है, डाइवोर्स है, SC ST से है, तो वो आपका 40 वर्ष तक के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, ग्रेजुएशन रहेगा। ग्रेजुएशन पूरा कर लेना है आपने क्रूशियल डेट से, ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आप देखना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भाई, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया है, ये 15 अगस्त 2023 से पहले आपका जो यहाँ पे डिग्री है, वो डिग्री आपका, जैसे आपने ग्रेजुएशन करना है, आप तभी देखो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ तो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री from a recognized university or equivalent. The candidate who have appeared in their bachelor degree or equivalent examination can also apply. However, they must possess essential qualification on or before the cut-off date. यानी कि ऑन का मतलब क्या है भाई, 15 तारीख को, 15 अगस्त को, या फिर इससे पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। भले ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट 15 अगस्त के बाद आए, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ इससे पहले आ जाना चाहिए कि आप पास हो चुके हो। समझ में आ गया इतना? ओके, अब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 16 और 17 अगस्त में आप दोबारा से इसको फॉर्म को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। पहली बारी में सही करने के लिए 200 रुपये, दोबारा से अगर सही करना है तो 500 रुपये। ओके, अब देखो एग्जामिनेशन भाई, पेपर 1 होगा 200 नंबर का, 2 घंटे का। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, PST PET बोलते हैं। ओके, चेस्ट और हाइट और वो सब नापते हैं ना, उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, PST बोलते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपके यहाँ पे दौड़ भाग सारी होनी है, मैं सारा बताऊंगा अभी। पहला होगा आपका पेपर 1, फिर होगा यहाँ पे आपका दूसरा PST PET, फिर होगा यहाँ पे आपका क्या होगा, पेपर 2, जो कि सिर्फ इंग्लिश का होता है। ओके, इंग्लिश का होता है, थोड़ा इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा, 1-2 महीने का टाइम मिलता है पेपर, उसके बाद भी टाइम मिलेगा आपको। आजकल तो जल्दी आते हैं पेपर, लेकिन हाँ ये याद रखना कि पेपर 2 की तैयारी साथ साथ में करते रहना, इंग्लिश का ही आता है बस, और कुछ नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई पेपर 2 के बाद फिर आपका मेडिकल होता है। पेपर 2 में जो पास हो जाएंगे, मतलब बेसिकली उनका फिर मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फिर DV के बाद आपका सिलेक्शन और आपका फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे रीजनिंग 50 नंबर की 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीके इसकी थोड़ी टफ आ जाती है, क्वांट 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। ओके, पेपर 2 में सिर्फ आपका इंग्लिश आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपका एक्टिव पैसिव वॉइस भी आता है, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, पैसेज भी आता है, ये सब आता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटा, 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। अब इसके काफी टाइम के बाद होता है, ये 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद होता है। पहले तो 6 महीने बाद होता था, अब तो 2 महीने का हो जाता है फिजिकल होने के बाद। ओके, अब यहाँ पे याद रखो नेगेटिव मार्किंग इसकी 1/3 है, 1/3, पहले 1/4 थी, 1/3 कर दी है। याद रखना है, इस चीज को पेपर हार्ड हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को कि भाई जो कैंडिडेट ने मार्क्स स्कोर करे हैं वो नॉर्मलाइज भी होगा। डिफरेंट शिफ्ट का डिफरेंट पेपर आता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है, तो सबके मार्क्स नॉर्मलाइज होंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा। एक अच्छी बात जो मुझे हमेशा लगती है, जो पहले से लगती थी मुझे, कि भाई एनसीसी जिनके सर्टिफिकेट होता है ना, उनको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है ना, तो यहाँ पे बोनस मार्क्स दिए जाएंगे आपको पेपर 1 में, पेपर 2 में। ओके, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये लगती है मुझे कि यहाँ पे हमेशा ये लोग एक्स्ट्रा, अगर आपके पास C है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स देते हैं। ओके, तो ये ध्यान देना, आप 10 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट होल्डर विल बी गिवन बोनस मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज्ड स्कोर।
अब समझ में आया आपको? बोनस मार्क्स इन इस पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में मिलेगा आपको। अगर आपके पास बी है तो 6 मार्क्स मैक्सिमम है और 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना 200 है, 200 का 5% कितना होता है? 200 का 10% 20 होता है, 5% तो वैसे उनका 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, ये हो गया आपका 10। अगर बी है तो 6 मार्क्स, अगर ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स, ठीक है। अल्फा ब्रेवो चार्ली, ओके। जिनको पता है उनको पता होगा, अगर आपके पास है तो बढ़िया है। अब रीजनिंग में वही, अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी जो भी बच्चा करता है उनको पता है कि 4 सब्जेक्ट पढ़ने होता है हमेशा प्री निकालने के लिए। सीजीएल में सेम वही आप देख रहे हो, एसएससी की रीजनिंग पढ़ लेना नॉन वर्बल वर्बल वाली, ठीक है। विजुअल स्पेशलाइजेशन और ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ लेना, नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिक, कोडिंग डिकोडिंग, सिंबॉलिक नंबर सिलोजिज्म, ठीक है। और वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ये सब है, ड्राइंग, ठीक है। और वो सब आएगा आपका मिरर इमेज, वो सब आता है रीजनिंग में। और जीके में क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट आजकल करंट अफेयर हो रखा है। हिस्ट्री में तीनों पढ़ लेना, चाहे आपका एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हो, ठीक है। पॉलिटी भूलनी नहीं है कभी भी लाइफ में। ज्योग्राफी, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलते हैं जिसको हम लोग, और इकोनॉमी, बस। और इसके बाद यहाँ पे आपका करंट अफेयर में स्पोर्ट्स डिफेंस सब आ जाएगा। ये सब आपने पढ़ लेना है, अच्छा यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्वांट में बेसिक से आपने 10th की बुक को 2 बार सॉल्व कर लो, क्वांट आपको क्लियर हो जाएगा। 9th की भी कर सकते हो आप, अर्थमेटिक के मैक्सिमम पार्ट आएगा। आप ये तो भूल जाओ कि हाइट एंड डिस्टेंस आता है इसमें, पर हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से आता है इसमें, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस आप कर सकते हो तैयारी, ओके। अब यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि भाई इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, लेकिन लो लेवल की आती है, 10th लेवल की आती है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपने अच्छे से करना है। इंग्लिश में आपका क्या लिखा हुआ इन्होंने? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज हर बेसिस कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा वुड बी टेस्टेड। तो ये सब चीजें वहाँ पे इंग्लिश में सेम वही पेपर आता है जो सीजीएल में आता है। 25 नंबर का जो पहले आता था ना, अब वही, इसका पैटर्न अभी तक चेंज नहीं हुआ, इसका पैटर्न अभी भी यही है। तो 25 नंबर का आप देख लोगे, 25 जो आपके हमारे सीजीएल के पेपर होते हैं ना, सेम आपको वैसे ही पेपर देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज ये पेपर 2 का है। अब इसमें क्या होगा? क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द इंग्लिश एंड विल बी बेस्ड ऑन द एरर मिलेगा आपको, फिर द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको, वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस, इडियोमेटिक वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशंस, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें आपको पेपर 2 में देखने को मिलेगी। पेपर 2 का लेवल थोड़ा हार्ड होता है, याद रखना, इसके लिए तैयारी अच्छे से चाहिए होती है, ओके। चलो अगला देखो, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में बच्चों ने मुझे बोला कि सर मेरी हाइट इतनी है, सर मेरा चेस्ट। देखो चेस्ट में कोई आपको यहाँ पे नहीं होगा अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं हिल एरिया से, मान लो गढ़वाल का हिल एरिया कौन सा है? चमोली हो गया, पिथौरागढ़ तक कुमाऊं का है, ठीक है। चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ठीक है। टिहरी गढ़वाल हो गया, पौड़ी गढ़वाल के भी कुछ जो एरियाज है नीचे वाले, लेंसडाउन के बाद वाले, वो तो पर्टिकुलरली प्लेन में आते हैं, उसके ऊपर वाले एरियाज हिल एरियाज में आते हैं, ओके। देहरादून के कुछ एरियाज, कालसी के ऊपर वाले एरियाज आपके हिल एरियाज में आते हैं। हिल का सर्टिफिकेट बनेगा आपका एक अलग सा, उस हिल के सर्टिफिकेट में आपको पता जाएगा कि भाई ये गढ़वाल का हिल सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, ओके। समझ में आ गया आपको? हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? गढ़वाल, कुमाऊं ये दोनों उत्तराखंड में ही आता है बस, और हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है कि बस अगर इन एरियाज में, हिल एरियाज में रहते हो आप, गढ़वाल और कुमाऊं, ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के। और अगर आप गोरखा हो, अगर आप डोगरा हो, ठीक है, डोगरीज बोलते हैं, जम्मू में रहते हैं, मराठा हो, ठीक है, कश्मीर वैली, ले एंड लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड सिक्किम, देखो यहाँ पर हो, तो मैं आपको बोलता हूँ 2 चीज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, हिल सर्टिफिकेट बना लेना अपना, पहली बात तो हिल सर्टिफिकेट अलग से बनेगा। और हिल सर्टिफिकेट बनने के बाद अभी मैं एक परफॉर्मा दिखाऊंगा आपको, उस परफॉर्मा में आपने सर्टिफिकेट बनाना है अपने मैजिस्ट्रेट से, जो एसडीएम होगा वहां पे, तहसीलदार होगा, तहसीलदार से बना सकते हो, मान्य है, ठीक है। हिल सर्टिफिकेट जरूर बनाना, ये आपको मैं बोल रहा हूँ, बाद में डीवी में बाहर हो जाओगे नहीं तो, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि हिल सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी है। चाहे आप सिक्किम में रहते हो, चाहे आप लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट एरिया कहीं भी रहते हो, ठीक है, आपको ये बनाना बहुत जरूरी है हिल सर्टिफिकेट। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, ओके। हालांकि मेरे को कभी रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ी ना, हाइट की मेरी खुद हाइट 6 फुट है, ठीक है, लेकिन जो मेरे दोस्त लोग हैं उनको जरूरत पड़ती थी,
ओके तो देखो यहाँ पे इनके लिए हाइट 165 है, चेस्ट 85 देख लो यहाँ पे, ये तो जर्नल के लिए भी है, ठीक है, जर्नल के लिए भी है, इसमें कोई चेस्ट में इनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन जो एसटी एरियाज में रहते, एसटी में हैं लोग, उनके तो 77 से 82, 5 फुलाव तो चाहिए ही चाहिए भाई, 5 फुलाव तो आपको चाहिए ही चाहिए इसमें। 162 उनकी हाइट चाहिए फीमेल, ठीक है, फीमेल 157 हाइट, और फीमेल चाहे वो गुरखा हो चाहे वो सेम जो कि आपका ये वाला एरिया है वहां पे 155 चाहिए हाइट, 165 चाहिए किनके लिए, गुरखास, डोगरा, मराठा, कश्मीर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे गुरखास कम्युनिटी से और डोगरा कम्युनिटी से, आपको हिल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अपना, स्टेट से बनता है, तहसीलदार से बना लेना, वो बना देंगे। उसके बाद आपको एक परफॉर्मा दिखाऊंगा मैं, वहां पर आप अपना वो बना लेना, 2 सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। ओके अब ये समझ में आ गया आपको, जो फीमेल्स है शेड्यूल ट्राइब से उनके लिए 154 है उनका, यहाँ पे ये चीज तो होती नहीं है चेस्ट फुलाव, यहाँ पे मेल का होता है। आपकी ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी में आपकी चेस्ट मापते हैं, उसके बाद आपकी रनिंग होती है, ठीक है। चेस्ट में फुलाने में बहुत से बच्चे फेल होते हैं, फुलाने का तरीका भी अलग होता है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। हाइट मैंने आपको बता दी है, और क्या करना है हाइट के लिए, अगर आपको हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए तो हिल सर्टिफिकेट बना लेना, दूसरा अपना एक मैं अभी दिखाऊंगा वो आप बना लेना। ओके अब देखो जैसे ही आपका पीएसटी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बस आपका हाइट और क्या होता है, चेस्ट होता है, उसमें पास करने के बाद आपको दौड़। अब दौड़ यहाँ पे देखो, मेल कैंडिडेट के लिए ध्यान रखना कि भाई 16 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ना होता है, बहुत इजी होता है, हर कोई पास होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो जितने मैंने 3 बार फिजिकल, मतलब 2 बार फिजिकल दिया, एक बार तो मैं प्री में आउट हो गया था, 2 बार फिजिकल दिया है, दोनों बार में मतलब मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे पहला वाला तो क्लियर कर जाते हैं। बच्चे किसमें फेल होते हैं मैं बताता हूँ आपको, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं। ये लॉन्ग जंप भी हर कोई पास कर लेता है, बहुत इजी होता है, शॉर्ट पुट भी मैक्सिमम लोग पार कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे शॉर्ट पुट में ही फेल हुए थे, ठीक है। ये वाला आपको कम से कम भी नहीं तो भाई मैं बताता हूँ 4 मंथ की आपको प्रैक्टिस चाहिए, अगर आप आज से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो तो, अगर थोड़ी बहुत दौड़ फिजिकल नहीं है अच्छी आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना तो चाहिए। मैं तो खैर फौज की तैयारी करता था, तो तब मेरी रनिंग इतनी, इससे भी खैर 5 मिनट थी मेरी तो यहाँ पे हो गया। लेकिन कुछ जो भैया थे हमारे जो वहाँ पे तैयारी करते थे, तो पर्टिकुलरली वो लोग, उन्होंने जैसे अभी फॉर्म आया आज, तो आज से तैयारी करनी स्टार्ट करी, तो उस टाइम तो अच्छा खासा 3-4 महीने का टाइम लगता था पूरा प्रोसेस में, तो उनकी तैयारी होती थी, तो 6.5 मिनट हमारे साथ दौड़ते थे वो, तो 6.5 मिनट 6:20 6:15 में आ जाते थे, तो वहाँ पे उनकी रनिंग निकल जाती थी, ये एक क्राइटेरिया होता था। अब ये लॉन्ग जंप 6.5 का मतलब 6 मिनट 30 सेकेंड, ओके। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, ये कर लेते हैं हर कोई। हाई जंप में ना क्या होता था कि हाई जंप ना ऐसा होता है, ये होता है, यहाँ पे ना एक लगड़ी मतलब डंडी बनी होती, बहुत हल्की होती, मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ कट के आए और आपकी हवा से भी कई बार गिर जाता है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं तो पहली बार में निकाल देता था तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कभी, लेकिन जिनकी हाइट छोटी होती है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको आती है। अब क्या करते हैं ना, कई लोग सीधा आके सीधा कूदने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता, इसको तरीका होता है यहां से आके यहां कूदने का, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने पहली बार जब फिजिकल हुआ था, मैं ऐसे आया, प्रैक्टिस बता दी पहले से ही एनसीसी के टाइम से ही, तो यहाँ पे यहाँ करा, तो मैंने कूद तो लिया, लेकिन मेरी हवा से, मतलब जो मैं काफी इसके पास रहूंगा शायद, तो हवा से ये भी गिर गया, जबकि मैं बोला कि मेरे पैर से नहीं लगा, हवा से गिरा, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं दोबारा करो, तो सेकंड चांस में पार कर लिया था। बहुत से बच्चे पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार में भी गिर गया, तो समझ लो उस बच्चे का तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, अब उतना डर के मारे आया कि उसने तीसरी बारी में भी गिरा दिया, उसको फेल हो गया, हाथ पैर चोटने लगा, तो नहीं होता, ठीक है। शॉर्ट पुट है, ये हो जाता है, बेसिकली कुछ नहीं होता ज्यादा, यहाँ पे रख के फेंकना होता है बस, आप अगर ऐसे फेंकोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपने ऐसे करके, उसका एक स्टाइल होता है फेंकने का, ऐसा नहीं होता कि 45 डिग्री अगर आपको आता है, तैयारी करोगे तो हो जाएगा, मतलब सब आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा। आप यहाँ बैठ के मैं आपको बताऊंगा तो वैसे आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैसे फेंक के दिखाऊंगा, इसकी फिजिकल की तैयारी कैसे होती है, मैं पूरे पर्टिकुलरली इसका एक वीडियो बना दूंगा, तो वहां पे समझ जाना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट, अब फीमेल कैंडिडेट आपका ये क्या हो गया, ये आपका 100 मीटर, भाई फीमेल के तो मतलब मैं क्या बोलूँ कि इनका तो हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे फेल होते हैं, ये भी इजी है, लॉन्ग जंप में भी ये भी इजी है, हाई जंप यहाँ पे इनका भी इजी है, मतलब इनके लिए थोड़ी बहुत तैयारी चाहिए होती है, बेसिकली यहाँ पे इससे हो जाता है, ओके। अब देखो पोस्ट प्रेफरेंस, अब जब आपने पेपर 1 दे दिया जी, आप पास हो गए, फिजिकल दे दिया जी, पास हो गए, ओके। आपका पेपर
जो 2 है वो भी पास हो गया। अब उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए बोलेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस आपने किस हिसाब से भरनी है जी? आपने इस हिसाब से भरनी है कि आप क्या भरना चाहते हो। ठीक है, मान लो मुझे सीआरपीएफ बहुत पसंद था पहले से, तो मैं सीआरपीएफ डालता था हमेशा। ठीक है, लोग सीआरपीएफ को डालते नहीं थे। सीआरपीएफ में मतलब लोग बोलेंगे इतना खतरा है ये वो, मेरे को तो हमेशा सीआरपीएफ पसंद थी। मैं सीआरपीएफ क्योंकि ड्रेस काफी अच्छी लगती थी मेरे को, तो मैं बोलता था भाई मैं सीआरपीएफ में जाऊंगा, और मुझे थोड़ी लाइफ भी वैसी पसंद थी, तो मैंने बोला सीआरपीएफ में ही जाना है मैंने। बहुत मैक्सिमम लोग आराम की नौकरी के लिए क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा लोग सीआईएसएफ भरते हैं। सबसे मैक्सिमम, दिल्ली पुलिस भी नहीं भरते एक बार के लिए, सीआईएसएफ भरते, क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा आराम एसी की जॉब है, पूरे लाइफ टाइम आप एसी में रहोगे आप। ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट में रहोगे मैक्सिमम, एयरपोर्ट में जो स्कैन करते हैं चेक करते हैं वो सब यही सीएसएफ वाले ऐसा ही होते हैं। ठीक है, अब ये देख लो, मेरा दूसरा फेवरेट था आईटीबीपी। ठीक है, फिर मेरा था एसएसबी, फिर मैं डालता था सबसे लास्ट में डालता था मैं दिल्ली पुलिस, और उसके सेकंड लास्ट में डालता था सीआईएसएफ। अब किसी की हो सकती है, बीएसएफ भी मैं थर्ड लास्ट में डालता, बीएसएफ भी मुझे इतना पसंद नहीं था। ठीक है, तो मेरी पसंद के हिसाब से मैं तो प्रेफरेंस डालता था इस हिसाब से। पहले प्रेफरेंस आपको फर्स्ट फॉर्म फिल करते हुए डालनी पड़ती थी, अब आजकल अलग आता है, पहले नहीं आता। पहले होता था कि जैसे मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ आज, तो इस टाइम में पोस्ट प्रेफरेंस डालनी पड़ती थी, सब लोग दिल्ली पुलिस डालते थे, जो भी डालते थे। ठीक है, अब तो क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरता है, और अगर इस बार आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा तो आपको हट भाई, अगर आप सारा एग्जाम पास भी कर लिया तो आपको निकाल देंगे, याद रखना इस चीज को। पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप भरना भूल गए तो याद रखना। तो अब यहाँ पे याद रखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई पेपर 1 में आपके जो भी मार्क्स आएंगे, ठीक है, पेपर 1 ओके, पेपर 2 में आपका जो भी मार्क्स आएगा, क्योंकि जो पीईटी पीएसटी है उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। 400 मार्क्स, 400 क्वेश्चन का आपका 400 मार्क्स हो गए दोनों का मिला के, पेपर 1 और पेपर 2 में, चाहे आपके बोनस मार्क्स हैं या चाहे नहीं है। तो आपका फाइनल सिलेक्शन इसी के आधार पर होने वाला है। ओके, आपका फाइनल मेरिट इसी पे ही आएगा, और उसको आपको यहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आपका पहली प्रेफरेंस पे नाम आ रहा है तो आपको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगा, अदरवाइज तो आपको सेकंड थर्ड फोर्थ मिल ही जाती है कोई ना कोई, अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ रखे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि भाई ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीईटी पीएसटी, ये लोग, सिर्फ वही लोग पेपर 2 एग्जाम देंगे। जैसे मान लो पेपर 1 का रिजल्ट आया, पेपर 1 का रिजल्ट के बाद आप क्या करोगे, आप पीईटी पीएसटी दोगे। पीईटी पीएसटी में फेल हो गए तो पेपर 2 नहीं देने देंगे, ये बात समझ लेना। पीईटी पीएसटी का कोई नंबर नहीं है, लेकिन पीईटी पीएसटी पास करना है तभी पेपर 2 दे पाओगे, पहले तो खैर बाद में होता था। ये है आपका भाई एज, भाई आपको रिलेशन चाहिए हाइट में और चेस्ट मेजरमेंट में, तो आपको ये बनाना है सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे आपका तहसीलदार, मैं आपको बोल रहा था ना तहसीलदार का भी चल जाएगा, तहसीलदार से अगर आप बना लेते हो, देखो यहाँ पे सर्टिफाइड दैट, ये आपके नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको ये परफॉर्मा मिल जाएगा, सीधा ये परफॉर्मा लेके जाना, टाइप करवा लेना, या तो ये परफॉर्मा का स्क्रीनशॉट लेके जाना, प्रिंट निकलवा लेना, और यहाँ पे इस प्रकार से बना लेना। जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम है विक्रम सिंह, ठीक है, और डॉटर ऑफ श्री कमल सिंह, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया परमानेंट ऑफ विलेज, मैं विलेज बता देता हूँ, विलेज है यहाँ पे लिख दिया आशा रोड़ी, ठीक है, तालुका क्लेमेंट टाउन, डिस्ट्रिक्ट देहरादून ऑफ उत्तराखंड स्टेट। मान लो जैसे मुझे चाहिए, क्योंकि मैं गोरवा कम्युनिटी से हूँ, मैं डोगरी से होता और मैं गढ़वाली कुमाऊनी होता तभी भी मैं भर सकता था। हिल सर्टिफिकेट अलग से बनाना पड़ेगा, वो जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडेंट्स ऑफ एंटायर एरिया मेंशन अबव आर कंसिडर, ठीक है, यहाँ पे वो बंदा राइट कर देगा। ठीक है, गढ़वाली कुमाऊनी डोगरा मराठी सिक्किमीज फॉर रिलैक्सेशन इन हाइट मेजरमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, ही शी बिलोंग टू द हिमाचल प्रदेश, ओके, ले लद्दाख कश्मीर वैली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच इज कंसिडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ओके, कि भाई यहाँ पे आपने गुरखास लिखवा लेना है, गुरखास। देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना, गढ़वाली कुमाऊनी डोगरा मराठा सिक्किमीज, ओके, सिक्किमीज, यहाँ पे सिक्किमीज कुछ नहीं होता, गुरखास होता है वो, सिक्किमीज इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा, तो यहाँ पे आप गुरखास लिखा लेना, गुरखास का उन्होंने पहले दे रखा है। देखो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप इजिली दिखा सकते हो, ये देखो, ये आप दिखा सकते हो इजिली उनको कि भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है गुरखास। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग टू द हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल कुमाऊं हिमाचल प्रदेश, गुरखा हो चाहे डोगरा हो चाहे मराठा हो, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सिक्किम।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गुरखास है वो सभी लोग इसके लिए 165 हाइट के लिए कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ आपने क्या करना पड़ेगा, आपने अपना हिल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बने। मैं खुद डीबी तक गया हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। हिल सर्टिफिकेट बना लेना, हिल सर्टिफिकेट भी नायब तहसीलदार का बना देना, तहसीलदार का बना देना। उसके बाद ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे गुरखास लिखा देना, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपके डॉटर मतलब जो पिता का नाम, यहाँ पे आपका एड्रेस और यहाँ पे आपका स्टेट। ओके, यहाँ पे आपका साइन, समझ में आ गया। और 15 अगस्त से पहले करवा लेना, इसलिए बाद में सर मेरा क्योंकि मैं वीडियो अभी तक लास्ट तक बच्चे देख नहीं पाते हैं, इतना सहनशीलता हो, सहनशीलता बच्चों में है नहीं आजकल की 15-20 मिनट की वीडियो देख पाए जो उनके काम की वीडियो है। ठीक है, वैसे तो हम 3 घंटे की वीडियोस मूवीज देख लेते हैं, लेकिन 15 मिनट की जो हमारी जिंदगी बनाते हैं वो वीडियोस हम देख नहीं पाते। ओके, तो ये था पूरा वीडियो। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में लिख देना। मुझे बच्चे टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर भी SSCB में आप जाओगे वहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर भी जो भी आपका क्वेश्चन है मुझे कमेंट में लिखना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।